हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। कहने के लिए तो सामान्य हिंदी है, मगर किसी विशिष्ट हिंदी से ये कम नहीं है। कहने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में केवल 10वीं तक की हिंदी पूछी जाती है, मगर ऐसी हिंदी ना ही हम 10वीं ही नहीं 12वीं तक के क्लास तक भी हम नहीं पढ़े होते, और ना ही किसी अध्यापक द्वारा हमको ऐसी हिंदी पढ़ाई गई होती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो सामान्य हिंदी के बारे में देखेंगे, सभी तथ्यों को एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, आपको सीखेंगे। हम लोग आपस में हम लोग मिलके सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगेगी और स्पेशली मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी शेयर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, जो सामान्य हिंदी का जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी का भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए। हिंदी जो शब्द है, हिंदी का शब्द ना होके ये फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी ही नहीं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द ही हिंदी का ना होके ये फारसी भाषा का शब्द है। और ये इसका नारा प्रताप नारायण मिश्र द्वारा दिया गया था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा इसकी नारा दिया गया था कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा बताया गया था। तो फ्रेंड्स, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये फारसी भाषा का शब्द है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे जो व्यक्ति कभी जन्मा ना हो उसे हम कहते हैं अजन्मा। ऐसे ही जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को हम एक शब्द में हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या? पहला व्याकरणाचार्य, हिंदी के ज्ञाता है उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में, व्याकरण कहेंगे। व्याकरण। तो इस क्वेश्चन व्याकरण के जो ज्ञाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो तो अब आइए आगे देखते हैं। जो व्याकरण शब्द है, ये देखिए फ्रेंड, बताइए व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण के कितने अंग हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा। 2, 4, 5 और 3। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? तो फ्रेंड्स व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जो क्या क्या है। पहला वर्ड, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। क्या क्या होते हैं व्याकरण के 3 अंग? वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, सबसे ज्यादा वर्ण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वर्ण से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आइए हम वर्ण के बारे में डिटेल से जानेंगे। वर्णमाला से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखिए वर्ण, अच्छा बताइएगा, वर्ण के
कितने अंग होते हैं? वर्ण के कितने अंग होते हैं? तो हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ए, बी, सी और डी। वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 25 या 52? बताइए फ्रेंड्स कि वर्ण के कितने अंग होते हैं? तो वर्ण के केवल 2 अंग होते हैं। पहला क्या क्या होते हैं? एक स्वर होता है और एक व्यंजन। वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2, एक स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। आइए और देखिए, स्वर मुख्य रूप से वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण 52 होते हैं। वर्ण के अंग 2 होते हैं। ये क्या है? इस वर्ण की संख्या है। वर्ण की संख्या कितनी होती है? वर्ण की संख्या 52 होती है। और वर्ण के अंग कितने होते हैं? 2, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52। आइए दोनों के बारे में डिटेल से अब जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, वर्ण में हम देखेंगे स्वर के बारे में। स्वर देखिए, स्वर हम किसे कहेंगे? जो किसी की सहायता से न बोली जाए वह अक्षर या ध्वनि, वह अक्षर या ध्वनि जो किसी के सहायता से न बोली जाए उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जो स्वर किसे कहते हैं? वह अक्षर या ध्वनि जो किसी के सहायता से न बोली जाए, स्वतंत्र रूप से बोली जाए, उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर के कितने मुख्य रूप से भेद होते हैं? तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसकी एक मात्रा होती है, जो जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? एक मात्रा का स्वर समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। और जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। यहाँ 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? हम प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। तो देखिए, जैसे देखिए, ये और एक मात्रा का स्वर है। ठीक है, आ, ये 2 मात्रा का समय है। देखिए, बोल के देखिए, एक मात्रा का, उसी के दुगना हम जब समय लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। आ, तो थोड़ा इससे ज्यादा इसको समय लगेगा। ऐसे ही 3 मात्रा का जिसमें समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम जो होता है, ओम, इसका समय कितना लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। ओम, इसका समय 3 गुना है। तो जैसे यह एक मात्रा, ये 2 मात्रा का, ये 3 मात्रा का समय लगता है, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब आइए देखते हैं एक एक के बारे में। अब स्वर के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्वर क्या हो, स्वर के अब देखिए, हम इस स्वर के बारे में हम कई प्रकार से जानेंगे कि स्वर मुख्यतः 5 प्रकार से हम इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से? तीसरा, उच्चारण के आधार पर
चौथा उच्चारण के आधार पे और चौथा जीभ प्रयोग के आधार पे। और पांचवा हम जानेंगे जीभ प्रयोग के आधार पे और ओष्ठ प्रयोग के आधार पे। तो आइए अब एक एक के इन पांचों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कालमान के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पे कौन कौन से होते हैं, जीभ प्रयोग के आधार पे और ओष्ठ प्रयोग के आधार पे। आइए हम एक एक करके जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पे हम देखते हैं सबसे पहले कि स्वर उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं और कितनी संख्या होती है। तो हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पे स्वर, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक मूल स्वर और दूसरा, एक होता है मूल स्वर और दूसरा क्या होता है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। उत्पत्ति के आधार पे स्वर के वर्गीकरण कितना हो गया, दो, एक मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। अब देखिए मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर 4 होती है इसकी संख्या। कौन कौन से होते हैं, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और एक री। ये क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। अब संयुक्त स्वर या इसको ही हम संधि स्वर, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं और या संधि स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर या मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर या संयुक्त स्वर। तो देखिए संयुक्त मतलब इसको इसी को मिला के, जैसे अ, संयुक्त स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो गया, इसी वर्ण को मिला के, जैसे अ अपने ही जाति के वर्ण को मिल के जब बनता है तो ये क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर। ई, उ, तो जब उ अपने ही जाति के उ से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, उ। मगर देखिए री का कंसेप्ट होना तो चाहिए बड़ी री, बट हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है, हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है। यही संस्कृत में बड़ी री हो जाता है मगर हिंदी में बड़ी री नहीं होता है। संयुक्त स्वर क्या हो गया, जब देखा गया कि इतने ही स्वर से काम नहीं चलेगा तो इसको मिलाया गया। क्या किया गया, जब देखिए इस अ को इससे ई से मिलाया गया, अ को ई से मिलाया गया तो ये बन गया ए। और जब देखा गया इसका भी तो दीर्घ बन सकता है तो क्या किया गया, अ को ए से मिला दिया गया तो ये क्या बन गया, ऐ। ऐसे ही अ को फिर उ से मिलाया गया तो क्या हो गया, अ प्लस उ, क्या बन गया, ओ। अब इसको ही दीर्घ बनाया गया तो क्या किया गया, अ प्लस ओ, तो क्या हो गया, औ। क्या बन गया, औ। देखिए मूल स्वर के कितने हो गए संख्या, 4, अ, ई, उ, री। अब वही संधि स्वर या संयुक्त स्वर, तो इसके भी दो भाग हो गए। कौन सा, एक दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो गया, जब मूल जो स्वर है वो मूल स्वर अपने ही जाति के वर्ण से जब मिल के जब बनता है, जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे अ से मिला तो आ बन गया, ई से ई मिला तो ई बड़ी ई बन गया,
ऊ अपने ही जाति के ऊ से मिला तो क्या हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब री हिंदी में प्रचलित नहीं है। जब देखा गया कि अब तो इतने ही स्वर से काम नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया, अ को ई से मिलाया। अ को ई से मिलाया तो क्या हो गया, विद्वान जो हिंदी के विद्वान है अ को ई से मिलाए तो उन्हें प्राप्त हो गया ए। अब ए को प्राप्त करना था तो उन्होंने देखा इसमें से तो कोई बच नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसी ए को अ से मिला दिया तो क्या बन गया, आई बन गया। अब फिर अ को ऊ से मिलाया तो अ को ऊ से मिलाया तो क्या बना, ओ। फिर अ को ओ से मिलाया तो क्या बन गया, अ बन गया। तीनों तो मूल स्वर कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, मुख्य रूप से तो 7 हो गए, ऐसे कुल तो 8 हो जाएंगे। री को हम लेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये अभी ये समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कालमान के आधार पे, आइए नेक्स्ट देखते हैं कालमान के आधार पे स्वर। कालमान का मतलब ही हो गया कि समय के आधार पे स्वर के कितने प्रकार हो गए। तो देखिए कालमान के आधार पे तो कालमान के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, देखिए कौन, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और जिसमें ह्रस्व के दुगना समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ह्रस्व के दुगना समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और जिसमें ह्रस्व के तिगुना समय लगे तो उसको क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। जिसमें देखिए ह्रस्व जिसमें कम बोलने में एक मात्रा या कम समय लगे उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। जिसमें ह्रस्व के दुगना समय लगे उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। और जिसमें ह्रस्व के तिगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, अ, ई, उ और री। ये क्या हो गए, 4 ये ह्रस्व स्वर हो गए, 4 ह्रस्व स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर, आ, बड़ी, बड़ा उ। इसमें हिंदी में बड़ी री तो होता नहीं है, ए, आई, ओ, औ। तो ये दीर्घ स्वर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दीर्घ स्वर 7। प्लुत स्वर कितने होते हैं, 1। ये इसमें प्लुत स्वर में जिसमें 3 मात्रा का समय लगता हो, 3 मात्रा का समय लगता हो उसे प्लुत कहते हैं। इसमें ये बहुत प्रचलित है जिसे हम क्या कहते हैं, ओम जानते हैं, ओम। इसमें ह्रस्व के तिगुना समय लगता है। जैसे बोल के देखिए, अ, ई, उ, री। इसमें बहुत कम समय लग रहा है ना, बहुत झटके से हम लोग बोल दे रहे हैं, अ, ई, उ, री। वही दीर्घ स्वर में देखिए, आ, इसके दुगना समय लग रहा होगा। वही दीर्घ स्वर में देखिए बोल के, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। देखिए इसमें इससे दुगना समय लग रहा है। वही देखिए प्लुत स्वर का, ओम का उच्चारण करिए, ओम। तो उच्चारण करने में इसका तिगुना समय लग रहा है ना, तो ये प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, तो आइए अब अगला आधार देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि बताइए दीर्घ स्वर है। हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि दीर्घ स्वर है, तो बताइएगा दीर्घ स्वर है। ए ऑप्शन है, बी, सी और डी। ओ, ए, आ, आई। इसमें बताइए
दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो देखिए दीर्घ तो ये भी है, दीर्घ ये भी है, दीर्घ ये भी है, दीर्घ ये भी है। मगर हम इसमें ऐसा क्वेश्चन अक्सर कभी कभी फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो इसमें देखिए ये दीर्घ के साथ साथ, ये तो दीर्घ ये है, इसके साथ ये संयुक्त स्वर भी है, संयुक्त स्वर भी है। ये दीर्घ 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 है और दीर्घ है। तो ये देखिए ये दीर्घ के साथ क्या है, ये संयुक्त भी है, ये दीर्घ और के साथ साथ संयुक्त है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आ, ये दीर्घ ओनली दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ के साथ साथ संयुक्त है, ये दीर्घ के साथ साथ संयुक्त है, दीर्घ के साथ साथ संयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन फंसाने वाला पूछे तो इसमें दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ स्वर में आ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब उच्चारण के आधार पे उच्चारण के आधार पे स्वर, देखिए उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए उच्चारण के आधार पे पहला हो जाएगा कंठ। कहां कहां से उच्चारित होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, फिर कंठ तालु, फिर कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। तो देखिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो होना चाहिए तो स्वर कितने, स्वर का उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होने चाहिए, 7, मगर ये होता है 6, क्योंकि उच्चारण के आधार पर दंत का उच्चारण, कोई भी वर्ण दंत से उच्चारित नहीं होता है। अब देखिए कंठ का उच्चारण, देखिए कंठ का कौन कौन से वर्ण होते हैं, ओ, आ। देखिए उच्चारित करके देखिए कंठ का उच्चारण कहां से होता है, ओ। देखिए आपको वाइब्रेशन यहां सुनाई देगा, अ का उच्चारण करिए, देखिए यहां झंझनाहट होगा, यहां कंठ के पास देखिए यहां झंझनाहट होगा। तो इसका उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ का, कंठ से कौन कौन से वर्ण, अ और आ, 2। तालु से ई, देखिए जीभ जो है ना ये जाके तालु से टच कर रहा है, तो ई जहां से होगा वहीं से पड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जात के हैं, ये भी दोनों एक ही जात के। मूर्धा से री का उच्चारण करके देखिए, तो री, री देखिए री जो जीभ है ना वो आगे, ये आगे जाके टच होगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। उस ओष्ठ से ऊ और ऊ होता है। अब देखिए ऊ और ऊ, कंठ तालु। अब देखिए इसमें अभी हम आपको बताए हैं ए किससे मिलके बना होता है, ओ, और बच क्या गया, जैसे स्वर कितने होते हैं टोटल, स्वर मुख्य रूप से 11 होते हैं, और लुसेंट में तो 13 दिया है, मगर मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं, 11। कौन कौन से, ओ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या हो गए, स्वर हो गए। हम तो इसके बारे में जान गए कि इसका उच्चारण कंठ से होगा, इसका तालु से, इसका ओष्ठ से, इसका मूर्धा से। अब बचा ओ, ए और ऐ, ओ और औ। तो देखिए हम अभी इसका हम विच्छेद करके देखे हैं, अ प्लस ई से किसका उच्चारण हो रहा है, ए का। ये किससे मिलके बना है, ए, अ और ई से।
तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो अ और ई मिलके कंठ तालु। कंठ तालु से क्या बन गया ए, और इसी जाति का ये आई भी है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम क्या देखेंगे ओ के बारे में। तो अभी हम पढ़े हैं अ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा ओ होता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान अ का उच्चारण कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा कंठोष्ठ में क्या क्या हो जाएंगे ओ अ और औ। ठीक है, दो हो गए। तो ये उच्चारण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं स्वर, 6 प्रकार के, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। कौन कौन से अ ई, अ आ कंठ से, ई तालु से, री मूर्धा से, और जो ओ होता है वो ओष्ठ से, कंठ तालु से ए और ऐ, कंठोष्ठ से ओ और औ। ठीक है, इतना चीज समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो बताइए री का उच्चारण स्थान क्या होता है, री का उच्चारण स्थान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइएगा। क्वेश्चन, किस स्वर का उच्चारण स्थान दंत होता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है री का उच्चारण स्थान क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन का है कि किस स्वर का उच्चारण स्थान दंत होता है, क्या है दंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब बताइएगा किस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, किस स्वर का। चौथा क्वेश्चन है किस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन किस स्वर का। अब लास्ट बताइए पांचवा क्वेश्चन है कंठोष्ठ से किस स्वर को बोलते हैं। ये पांचों क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं जीभ प्रयोग के आधार पे स्वर का वर्गीकरण, कि जीभ प्रयोग के आधार पे स्वर का कौन कौन से आधार हैं। इन पांचों क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं जीभ प्रयोग के आधार पे। एक मिनट रुक जाइए। देखिए जीभ प्रयोग के आधार पे स्वर के वर्गीकरण। तो देखिए जीभ प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से। अब देखिए जीभ प्रयोग के आधार पे स्वर के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर। देखिए यहां पे हम आपको जीभ बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये सूरसा का जीभ नहीं है, ये इंसान का ही जीभ है। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा। तो देखिए जीभ प्रयोग के आधार पे जो स्वर होता है
जैसे ये देखिए, ये आगे का हिस्सा है तो हम लोग इसको अग्र समझ लेते हैं, बट ये अग्र ना होके ये अग्र है, विद्वानों ने इसे अग्र माना है। इसे अग्र, इसे मध्य और इसे पश्च स्वर, इसे पश्च स्वर। ठीक है, ये अग्र स्वर है, ये मध्य और ये पश्च, जिसका उच्चारण यहां से होगा जैसे आगे के भाग से होता है। तो देखिए उच्चारण करके देखिए कि ई, देखिए ई कहां से आ रहा है उच्चारण। आप देखिए ये जीभ का कौन सा हिस्सा हिल रहा है, ई का उच्चारण करिए ई, तो ई में पीछे का देखिए ये वाला हिस्सा हिल रहा होगा ई, और इसी जाति का ये ई भी है, और इसी से मिलके एक और स्वर बना है ए और ऐ। मध्य स्वर में बस एक स्वर आता है अ। देखिए अ का ये उदासीन भी कहते हैं इसको, ये उदासीन स्वर भी होता है। ये इसका उच्चारण देखिए अ। देखिए आपको 20 से समझ में आ रहा होगा। और बचे कौन कौन से, तो आ बच गया, आ देखिए, आ बोल के देखिए, आ में और ऊ और कौन सा हो गया बचा इसमें से ई ए ओ आ ओ आ ऊ। अब बच गया देखिए अ से अ और ऊ मिलके कौन सा बनता है ओ और औ। तो इसके आधार पे देखिए जीभ प्रयोग के आधार पे 3 प्रकार के अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र में कौन कौन से आ जाएंगे ई ए ऐ, मध्य में अ और पश्च में आ ऊ ओ औ। ये कौन कौन से हो गए, ये पश्च स्वर हो गए। तो फ्रेंड्स जीभ प्रयोग के आधार पे आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा कि बताइएगा कि पहला क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं जो जीभ प्रयोग के आधार पे अभी आपसे जो हम पढ़ाए हैं जीभ प्रयोग के आधार पे, उससे हम आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो पहला है कि अ का उच्चारण स्थान है, अ का उच्चारण ई का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ऑप्शन अग्र, दूसरा पश्च, तीसरा मध्य और चौथा कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है कौन सा है, निम्नलिखित में से अग्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का उच्चारण स्थान अग्र नहीं है। तो इसका बताइएगा कि किस निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का उच्चारण स्थान अग्र नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है ए, बी है, आई, सी ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। ई और लास्ट है ओ। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्वर का उच्चारण स्थान अग्र नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वर। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं।
कि कौन कौन से ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वर होते हैं। तो देखिए 2 स्वर होते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पे। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और वृत्तमुखी क्या होता है कि देखिए जिसका उच्चारण करने पे हमारा ओठ वृत्त बन जाता है, वृत्त के आकार का बनता है, उसे क्या कहेंगे वृत्तमुखी। और जिसका उच्चारण करने पे हमारा ओठ वृत्ताकार न होता है या अर्धवृत्ताकार बनता है, उसे क्या कहते हैं अर्धवृत्तमुखी या अवृत्तमुखी, जिसे क्या कहते हैं अर्धवृत्तमुखी। तो देखिए अब आप उच्चारण करके देखिए ओ बोलिए अ देखिए हमारा ओठ क्या हो रहा है वृत्तमुखी बन रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा एक वृत्तमुखी हो गया। इसी तरह ओ बोल के देखिए ऊ वैसे ही आप इसी से मिलके बना है ऊ से ओ और औ, इन्हीं से मिलके बना है ई ओ और औ। ये क्या हो गए, ये किस में आते हैं, ये सभी वृत्तमुखी में, सॉरी एक छूट रहा है ऊ, बड़ा ऊ ओ औ, ये सभी क्या हो गए, ये वृत्तमुखी के अंतर्गत। आप बोल के उसको उच्चारण करके देखिए ये ऊ ओ औ, ये सभी किस में आ जाएंगे वृत्तमुखी में आ जाएंगे। ऐसे ही देखिए अर्धवृत्तमुखी में ये इसमें ई बोल के देखिए बड़ी, तो ये दोनों एक ही जात के हैं, तो ये हो गया। इसी में ए हो गया और आई हो गया। ये भी ये चारों किस में आ जाएंगे अर्धवृत्तमुखी में। बस इसमें क्या हो जाता है एक उदासीन हो जाता है, इसका उच्चारण ये उदासीन हो जाता है आ उ ओ औ। ये वृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी में ई ए आई, ये सभी अर्धमुखी है, तो अर्धवृत्तमुखी है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सके, ताकि एग्जाम में बैठे तो वो अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। इसी के आगे व्यंजन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्वर के बारे में ये वर्गीकरण है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पुट अप होगा। स्वर से अगर इतना ही आप जान गए तो इससे एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।